Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing about various branches of philosophy and its interdependence on education. We have already discussed epistemology in education, metaphysics in education, and now it is the turn of axiology in education. Means मूल्य मीमांसा और शिक्षा का क्या सरोकार आपस में है। तो बात शुरू करें तो हम जानते हैं वैसे एक्सियोलॉजी के बारे में हम लोग ने बातें की हैं, फिर से कि एक्सियोलॉजी विच स्टेम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एक्सियोस मींस वैल्यू, वर्थ, एंड लोगोस मींस रीजन, थियरी, सिंबल, साइंस, स्टडी ऑफ। जनरली हम लोग लोगोस को स्टडी ऑफ के नाम से जानते हैं, अध्ययन, उसका अध्ययन। किसका अध्ययन? एक्सियोस मींस ये कह रहे हैं कि मूल्य है, तो मूल्य का अध्ययन। हेंस एक्सियोलॉजी इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ वैल्यू। मतलब मूल्य का जब हम दार्शनिक अध्ययन करते हैं तो वो मूल्य मीमांसा बन जाता है। एंड वैल्यू, आई एम सॉरी, एंड वैल्यू ओरिजिनली मेंट द वर्थ ऑफ समथिंग। और वैल्यू का क्या मतलब है कि कुछ ऐसा है हमारे पास जिसका कोई मूल्य है। एक्सियोलॉजी आस्क्स द क्वेश्चंस। कैसे प्रश्न पूछती है मूल्य मीमांसा? व्हाट इज ए वैल्यू? मूल्य क्या है? वेयर डू वैल्यूज कम फ्रॉम? मूल्य कहाँ से आते हैं? हाउ डू वी जस्टिफाई अवर वैल्यूज? हम अपने मूल्यों को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी नो व्हाट इज वैल्यूएबल? हम ये कैसे जानेंगे कि ये मूल्यवान है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड नॉलेज? मूल्य और ज्ञान के बीच में क्या संबंध है? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट? किस प्रकार के मूल्य अस्तित्व में है? कैन इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वन वैल्यू इज बेटर देन अनदर? क्या हम ये प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं कि एक मूल्य जो है वो दूसरे से बेहतर है? Who benefits from values? मूल्यों से किसका लाभ होता है, etc etc. The question of values deals with notions of what a person or a society regards as good or preferable. जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो उसका नोशन इस बात से होता है कि एक व्यक्ति या एक समाज किस काम को अच्छा मानते हैं या कौन सा काम वांछनीय है उनके लिए, उसको प्रेफरेंस देते हैं। एक्सियोलॉजी, लाइक मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, स्टैंड्स एट द वेरी फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। जो मूल्य मीमांसा है वो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की ही तरह जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसकी एक नींव है, बनाती है। अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही है मूल्यों का विकास करना। एंड इन दैट कंटेक्स्ट द क्लासरूम इज एन एक्सियोलॉजिकल थिएटर इन विच टीचर्स कैन नॉट हाइड देयर मॉरल शेल्व्स। देखिए हम जनरली मतलब कि टीचर्स की बहुत सारी आदतें हम तक पहुंचती हैं, हम ये समझते हैं वो कितने नैतिक हैं, उनकी नैतिकता का रिफ्लेक्शन होता है क्लासरूम में। तो क्लासरूम या एजुकेशन तो काम ही उसका शिक्षा मूल्य देना है। तो एक्सियोलॉजी का भी उसी तरह से फाउंडेशनल स्टोन बनाती है ये एजुकेशन का, जैसे कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, हम लोग जानते हैं, इथिक्स और एस्थेटिक। इथिक्स का मतलब नीति शास्त्र होता है और एस्थेटिक्स का मतलब सौंदर्य शास्त्र होता है। इथिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड कंडक्ट। जब हम नैतिक व्यवहारों की बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, हाउ शुड आई बिहेव, हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इज एन इथिकल क्वेश्चन। ये एक नीतिगत प्रश्न है। Ethical theory seeks to provide right values as the foundation for right actions. और जो ethical theories होती हैं वो ये खोजने की प्रयास करती हैं कि किस प्रकार सही कामों के लिए सही मूल्य निर्धारित किए जाएं। What is good and evil, right and wrong? Is it ever right to take something that does not belong to you? है ना? तो इसके प्रश्न कैसे होते हैं? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या दूसरे की कोई चीज लेना सही है जो हमारी नहीं है। इन मैनी वेज इथिक्स इज द क्रूशियल इश्यू ऑफ आवर टाइम्स। और आजकल तो इथिक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है। World societies have made unprecedented technological advances but have not advanced significantly, if at all, in their ethical and moral conceptions. ये बार बार कहा जा रहा है कि हम वैज्ञानिक रूप से तो बहुत तरक्की कर गए, हम प्रौद्योगिकी में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन ये सब बेकार है अगर हम नीतिगत या मॉरल कंसेप्शंस में फेल होते हैं। Both as individuals and within societies, human beings exist in a world in which they cannot avoid meaningful ethical decisions. हम ये मना नहीं कर सकते कि नहीं हम कोई ethical decision नहीं लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। Thus, educational institutions must teach ethical concepts to their students. इसलिए शैक्षिक संस्थानों को जरूर नीतिगत संप्रत्यय अपने विद्यार्थियों को सिखाने चाहिए। सेकेंड मेजर ब्रांच ऑफ एक्सियोलॉजी इज एस्थेटिक्स। सौंदर्य शास्त्र में क्या होता है? एस्थेटिक्स आस्क सच क्वेश्चंस एज व्हाट इज ब्यूटीफुल। सौंदर्य शास्त्र पूछा है सुंदर क्या है, व्हाट शुड आई लाइक,
मुझे क्या पसंद करना चाहिए। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ ग्रेट पीस ऑफ म्यूजिक, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुत सुंदर संगीत है या कला है। कैन देयर बी ब्यूटी इन डिस्ट्रक्शन, क्या विनाश में भी सुंदरता होती है। Aesthetics is the realm of value that searches for the principles governing the creation and appreciation of beauty and art in both the higher arts and the things of daily life such as school architecture, television programs and billboards। कहने का मतलब एस्थेटिक्स का सब चीजों से लेना देना है, छोटी चीजों से लेकर ब्रॉड सब में हमको सौंदर्य दिखना है। Evaluations of beauty and ugliness fall into the aesthetic realm. Thus, aesthetic evaluation is a part of daily life and cannot be avoided। मतलब रोज का है कि हमको देखना है क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या आपकी आंखों को सुख दे रहा है ना। The aesthetic experience is tied to the cognitive world of intellectual understanding, but also soars beyond the cognitive into the affective realm because of its focus on feeling and emotion। Cognitive तो है ही, ये हम उस चीज को कैसे परसीव करते हैं, बट इमोशंस भी इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि कॉग्निटिव के साथ साथ इफेक्टिव डोमेन भी एक्सियोलॉजी में एस्थेटिक्स में खास तौर से काम करता है। Aesthetic experiences enable people to move beyond the limits imposed by purely rational thought and in the inadequacies of human language। जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस होते हैं वो हमको इस लायक बनाते हैं कि जो रैशनल थॉट है हम उससे परे जाके कुछ सोच सके। वो जो मनुष्य जो भाषा इस्तेमाल करता है उसकी जो कमी है, जो इनएडिक्वेसी है, जो अपर्याप्त होती है भाषा आपके इमोशंस के उद्गार के लिए, वहां पे एस्थेटिक्स अपना रोल प्ले करती है। In this context, education plays an important role for inculcating the value। तो अब ये तय हो गया कि एक्सियोलॉजी है, उसका काम मूल्य के बारे में बात करना है और वो इथिक्स और एस्थेटिक्स दो में बटी हुई है, और शिक्षा का काम तो मूल्य का विस्तार या विकास है ही। तो शिक्षा जो है वो इनकलकेटिंग दी वैल्यू में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन कौन सी वैल्यू, जैसे ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की बहुत बात होती है, एंड ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू इट्स करिकुलम। हम पाठ्यक्रम के थ्रू ये सब पढ़ाते हैं। It has been rightly stated that culture is a totality of values created throughout history and that education is the means of performing culture। ये हम लोग कई बार कह चुके हैं कि जो हमारी जो संस्कृति है वो हमारे मूल्यों का एकीकरण है। हम सारे मूल्य समेट लें तो वो संस्कृति बन जाएगी, और शिक्षा का काम संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। This is why axiology requires an important educational dimension। इसलिए आप छोड़ नहीं सकते, आपको लेकर चलना पड़ेगा एक्सियोलॉजी के साथ एजुकेशन को। फर्स्ट, एक्सियोलॉजी बाय प्रोजेक्टिंग द सिस्टम ऑफ वैल्यूज। एक्सियोलॉजी हमको ये बताएगी कि क्या सिस्टम है, एजुकेशनल एम्स कैसे होने चाहिए। सेकेंड, एक्सियोलॉजी कंप्राइजेस बोथ जनरल ह्यूमन और यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर ए डिटरमाइंड कम्युनिटी। हमारे पास जनरल लॉज भी हैं, ह्यूमन लॉज भी हैं, यूनिवर्सल और स्पेसिफिक वैल्यूज भी हैं, तो उन सब के बारे में भी बात करना है, thereby giving it its personality। And education preserves and transmits values that guarantee the cultural identity of the human community। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ वैल्यूज जो है उसमें भी नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है ना। फाइनली, एज एक्सियोलॉजी इज द होराइजन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। और कहा जा रहा है कि जो मनुष्य की रचनात्मकता है उसका भी तो प्राकटीकरण है, आपका वो भी तो दिख रही है एक्सियोलॉजी के अंतर्गत, है ना। Education has among its fundamental functions that of cultivating the creative power of an individual and the human community। Without education, axiology would be deprived of living power, and without the light of axiology, education would go in dark। है ना। तो दोनों ही एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता दिखाते हैं। तो और बातें करें अगर एक्सियोलॉजी के एजुकेशन में क्या है, तो वैल्यू फॉर्मेशन होता है। वैल्यू फॉर्मेशन में कल्चरल कंटेक्स्ट की बात आएगी। भाई कल्चर तो वैल्यू लेडेन है ना। The cultural context in which education takes place significantly impacts value formation। हमको संस्कृति बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। Different cultures prioritize different values। अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग मूल्यों को प्राथमिकता देती हैं। ठीक है। Pedagogical approaches आप इससे संभाल सकते हैं। Teaching methods and approaches can either promote or undermine value formation। कुछ approaches या values या टीचिंग मेथड्स, कुछ मेथड्स और अप्रोचेस ऐसे हैं जो वैल्यू फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, कुछ है जो उसको डिमोट करते हैं। एजुकेटर्स मस्ट कंसीडर द एक्सियोलॉजिकल इंप्लीकेशंस ऑफ देयर पेडागोजिकल चॉइसेस। जो भी हमारी चॉइस है हमको उसका एक्सियोलॉजिकल इंप्लीकेशन जरूर देखना चाहिए। हिडन करिकुलम, इसकी भी कहीं बात हुई है शायद, या मैं रह गया है बात करने से। हिडन करिकुलम का मतलब होता है वो करिकुलम, एक करिकुलम तो लिख के छप के मिला है आपको, कुछ होता है जो हिडन है, जहाँ कुछ लिखित नहीं है लेकिन हम उसको एनवायरनमेंट के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। ये भी विद्यार्थियों के मूल्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर कुछ एक्सियोलॉजिकल थ्योरीज भी हैं, जैसे वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिफाइंग एंड आर्टिकुलेटिंग वंस वैल्यूज। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट वैल्यूज क्लैरिफिकेशन कैन लीड टू मॉरल रिलेटिविज्म। अब ये दूसरी इज्म में जा रहे हैं, रिलेटिविज्म में, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा रुक के जाएंगे।
फिर मॉरल डेवलपमेंट थेरीज है, जैसे कोलबर्ज की हमने पढ़ा है। केयर एथिक्स है, जैसे नेल नॉर्डिंग का काम है केयर एथिक्स में। तो इस तरीके की एक्सियोलॉजिकल थेरीज भी प्रचलित हैं शिक्षा में। फिर क्रिटिक भी है, इसकी आलोचना भी होती है। कभी कभी ये कहा जाता है कि वैल्यू इम्पोजिशन कर देते हैं टीचर्स, अपनी कल्चर का, अपने कल्चर के हिसाब से जो अच्छा है वो स्टूडेंट्स पर थोप देना, इम्पोज कर देना, अंडरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन एन ऑटोनॉमी। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और ऑटोनॉमी का को रोकता है। Cultural imperialism, educational institutions may perpetuate dominant cultural values, marginalizing minority perspectives. क्या हो जाता है कि जब हम कोई बढ़िया डोमिनेंट कल्चर है, उसके उसके जो नॉर्म्स हैं उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव कई बार छूट जाता है। और मॉरल एम्बिग्विटी, आपको एम्बिग्विटी भी है कि क्या चीजें क्लियर नहीं है। एजुकेशनल सेटिंग्स ऑफन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मॉरल डायलेमास एंड एजुकेटर्स मस्ट नेविगेट दीज कॉम्प्लेक्सिटीज इन अ वे दैट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल ग्रोथ। तो ये सारी बातें कि कई बार हम लोग डायलेमा की स्थिति में आ जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या गलत है। तो ये एक्सियोलॉजी की आलोचना भी होती है। तो एजुकेशन का इम्प्लीकेशन क्या हो गया? क्रिटिकल पेडागोजी, एजुकेटर्स शुड एंगेज इन क्रिटिकल पेडागोजी, encouraging students to question and critique dominant values and power structures। जो हमारे समाज में डोमिनेंट प्रभावी मूल्य हैं, जैसे पैट्रियार्की, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको चैलेंज करने आना चाहिए। कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग की बहुत बात हो रही है कि एजुकेटर्स शुड प्रायोरिटाइज कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। है ना, हमको कल्चर से रेस्पॉन्सिबल होकर पढ़ाना है। And moral inquiry, educational settings should foster moral inquiry, encouraging students to explore complex moral issues and develop their own values। तो बहुत बढ़िया अगर ऐसा हो तो ये एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन रहा। बात आपसे एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन की भी हो गई है, मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन की भी हो गई है। अब ये एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन था, तो इनसे आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। So these all are new perspectives for me too, and I have shared all these with you. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.